राधे राधे आप सभी को। चलिए हम शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, भारतीय इतिहास यानी भारत के इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन। अब वो तीन कौन कौन से वो देखते हैं। एक तो है अपने प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा अपने हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीन नंबर अपना हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। हमने क्यों बांटा तीन भागों में? देखो, कोई भी देश जिसका हमें इतिहास पढ़ना है तो उसको तीन भागों में बांट के पढ़ा जाता है। हमारे यहां पर एक अंग्रेजों का एक बंदा हुआ है जिसका नाम है जेम्स मील। नाम बोलो सारे, जेम्स मील। अच्छा, जेम्स मील ने कहा कि आज के बाद में, ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जेम्स मील ने इतिहास को तीन काल क्रम में, तीन काल खंडों में बांटा है। अगर आप अमेरिका की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अमेरिका का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और एग्जैक्टली अमेरिका का इतिहास भी तीन भागों में बांट कर पढ़ना पड़ेगा। एक तो पहले का इतिहास, एक बाद का इतिहास, और एक वर्तमान में जो चल रहा है वो वाला इतिहास। तो पहले का इतिहास, पहले को कहते हैं प्राचीन। तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद में अब जो चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। बीच में हमारे भारत के अंदर कोई आ गए थे तो हम उनका इतिहास भी पढ़ेंगे, जिसके कारण इस इतिहास को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। अच्छा, ये किसने बांटा था? जेम्स मील ने। कितने कालखंडों में? तीन कालखंडों में बांटा था। हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। हम एंशिएंट हिस्ट्री से चालू करेंगे। एंशिएंट पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे मिडाइवल, मिडाइवल पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न। तो तीन इतिहास जो है वो और हम पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत से जो हम शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास एक बार बता दूं आपको हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो आप नाम सुनते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, ऐसे नाम जो आएंगे वो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में आएंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास जब 1192 से लेकर के और अपने 1751, 1757, 1764, ये वाली जो तारीख है, तीन तारीख क्यों बोली, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। तो जब हमारे भारत के अंदर विदेशी आए, जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और इल्तुतमिश और शेर शाह सूरी, ऐसे वाले जो नाम होंगे उस वाले इतिहास को कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। अच्छा, उसके बाद में हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेजों वाले इतिहास को हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। अच्छा, भारत का इतिहास है तो आधुनिक भारत का इतिहास, और अगर अमेरिका का होता तो आधुनिक अमेरिका का इतिहास। एग्जैक्टली इसमें मतलब कोई वो बदलाव नहीं है। तो इतिहास को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा, आपके मन में ये सवाल होगा, आपके मन में ये होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री हम चालू कर रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। अब हम जानेंगे कि प्राचीन भारत के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता, और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं एक बार सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, हम सिंधु घाटी सभ्यता से पहले क्यों नहीं पढ़ेंगे? जो स्टोन एज था, जो और पाषाण युग था, वो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अगर हम जीरो से, मैं आपको बताऊं, पाषाण युग जिसके अंदर अपने स्टेट पीसीएस के अंदर कोई सवाल आते हैं नहीं, उसके अंदर यूपीएससी के अंदर कोई एक आधा सवाल दो तीन सालों से एक बार बन जाता है। बाकी स्टेट पीसीएस के अंदर मोस्टली उसमें से कोई सवाल आता है नहीं, और आएगा तो उसके साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे कि भी कौन सा जो है वो क्या क्या, किस किस क्षेत्र से क्या क्या मिला। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल। तीन और पॉइंट पढ़ेंगे हम वैदिक काल। वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर हड़प्पा काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में पढ़ेंगे महाजनपद काल।
महाजनपद काल। उसके बाद में पढ़ेंगे मौर्य काल, मौर्यों का जो काल था। उसके बाद में पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। अरे उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल, गुप्त काल। अच्छा गुप्त काल के बाद हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल। तो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर 9 टॉपिक लगते हैं। कितने टॉपिक है? 9। अगर हम इनको और डिटेल से पढ़ेंगे तो हम मतलब कितने ही बना लो, बट मोस्टली हम प्राचीन भारत के इतिहास में 9 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल, उसके बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद जो आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर पढ़े थे कि 16 महाजनपद थे, उन महाजनपद। उसके बाद आते हैं मौर्य काल, फिर मौर्यों के ढलते हुए दिन थे तो वो हो जाएगा मौर्योत्तर काल। तो मौर्यों के ढलते हुए दिन थे तो उठते हुए दिन किसके थे? वो थे गुप्तों के। तो गुप्तों को जो गुप्त काल आ जाएगा, और फिर गुप्तों के ढलते हुए दिन थे तो वो काल कौन सा आ जाएगा? अपने गुप्तोत्तर काल। अच्छा उससे इसके बाद में फिर मैं आपको 2-3 टॉपिक और बताऊं। एक अपने त्रिपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय संधि ये हो जाएगा अपने 10 नंबर, 9 हो गए। उसके अंदर 11 राजपूत काल, राजपूत काल। उसके अंदर 12 सल्तनत काल, सल्तनत काल। सल्तनत काल के बाद में हम पढ़ेंगे और अपने मुगल वंश या फिर मुगल काल। और 14 अपना जो है वो टॉपिक अपना आधुनिक भारत का इतिहास या फिर आधुनिक काल। अच्छा ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, त्रिपक्षीय संधि, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल और आधुनिक काल, ये टॉपिक हम देखो। आधुनिक काल का मतलब आधुनिक भारत का इतिहास है। मुगल काल का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था, लेकिन 1757 के अंदर प्लासी की जो लड़ाई होती है उसके अंदर मुगल काल का और जो बंदा था, जो उस वाले टाइम जो मुगल काल का जो बंदा था उस वाले टाइम अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। और प्लासी की लड़ाई के अंदर अंग्रेज जो है वो मुगलों को हरा देते हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, बंगाल पर अधिकार कर लेते हैं। उस वाले टाइम जो है बंगाल से धीरे धीरे माना जाता है कि अब अंग्रेजों का पूरा भारत के अंदर जो है वो आगमन हो चुका है और अब अंग्रेज जो है वो रूल करने पर, शासन करने पर तुले हुए हैं। तो ये मुगल काल जो है इससे ऊपर वाला यानी 1757 तक, क्योंकि 1757 में क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई हुई थी। अच्छा कुछ इतिहासकार इसे 1764 भी मानते हैं, क्योंकि 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके अंदर अपने शाह आलम सेकंड नाम का कोई राजा हुआ करता था जो इस मुगलों की अधीनता स्वीकार ही कर लेता है पूरा, सॉरी मुगलों की क्या, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ही कर लेता है पूरी ढंग से। तो मुगल काल हमें 1757 या 1764 तक मानते हैं। ये वाला इतिहास अपने हो जाएगा 734 तक, 734 ईस्वी तक। अच्छा ठीक है। उसके बाद में ये वाला फिर त्रिपक्षीय संधि आएगी, उसके बाद राजपूत काल आएगा, फिर सल्तनत काल आएगा। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है मैं बता दूं। देखो मुगल काल के अंदर 6 मुगल बादशाह हैं अपने, औरंगजेब और सबसे पहले अपने होता है और बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये 6 मुगल काल है। तो मुगल काल से पहले आप कोई भी नाम सुनते हो इन 6 के अलावा शेर शाह सूरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, ये वाले नाम सल्तनत काल में आएगा। अच्छा सल्तनत काल वाले टाइम एक बंदा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप पढ़ते हो राजपूत काल, राजपूत काल के अंदर आप लोग जानते हैं कि 1192 के अंदर तराइन का दूसरा महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में युद्ध होता है और पृथ्वीराज तृतीय जो है इस युद्ध के अंदर हार जाते हैं, जिसके कारण जो है वो मुगल जो है और जो महमूद गोरी है जो भारत पर अधिकार कर लेता है। अच्छा ये वाला राजपूत काल, उससे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष तो 734 से लेकर 734 से शुरू हो जाता है। इसका मतलब हम कहां से पढ़ने वाले हैं? देखो ये टॉपिक जो 734 तक लगेंगे, 734 तक इतना जो टॉपिक लेगा उसे क्या कहते हैं हम? प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा त्रिपक्षीय संघर्ष, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल, ये 4 टॉपिक हम किसमें पढ़ेंगे? ये 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अच्छा लास्ट का हमारे पास बचेगा एक टॉपिक जिसका नाम है आधुनिक काल, जिस टाइम अंग्रेज भारत के अंदर आ गए थे। अच्छा अंग्रेज जब भारत के अंदर आ गए थे तो उस वाले काल को हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल। तो अपने आई थिंक बातें खूब सारी हो गई होगी, अब हमें शुरू कर देना चाहिए। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से। आप एक बार वापस देख लेना सिलेबस क्या क्या है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको पढ़ के बताऊं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में
सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में उत्तर हड़प्पा काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद में और महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। 9 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कितना टॉपिक पढ़ने वाले हैं? 9। तो चलिए हम 9 टॉपिक को जो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो 1 नंबर आप हेडिंग डाल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, हम सब जाने। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, क्या नहीं है। उससे एक बार हमें मोटा मोटी हमें आइडिया हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है। क्या होती है सभ्यता? एक शहर है जो हमें मिला है। कहां से मिला है वो हम जानते हैं, हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले मैं ये जानता हूं, यह है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दोनों दिख रहा है? नहीं, कोई खास नहीं। फिर भी कितने? अच्छा, तो फिर मैं कह रहा था कि यह विश्व की, जब मैं कह रहा था कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, सभ्यताओं में से एक है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, तो सबसे प्राचीनतम कौन सी है? तो वो लिख लेते हैं हमने, मेसोपोटामिया। नाम बोलो सारे, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम क्या है? सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी, सबसे पहले की कौन सी है? तो वो है अपने मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरी बात, मुझे अगली बात में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या जानी, यह है शहरी सभ्यता है, जिसे शहरी अथवा नगरीय सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहरी अथवा नगरीय सभ्यता है। इसका मतलब गांव की नहीं है, नगर की है। फेमस किस लिए? तो यह सभ्यता अपने सुदृढ़ जल निकासी के लिए फेमस है। सुदृढ़ जल निकासी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक सभ्यता है, एक शहर है जो हमें मिला था। कहां से मिला था, कहां से नहीं मिला था, वो हम जानेंगे। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर जो कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक था। अच्छा, फिलहाल भी है, बट ये फिलहाल नहीं है। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो एक शहरी सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है। और इसके बारे में, यह सभ्यता अपने सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। अच्छा, एक बंदा था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? 1826 का टाइम था, ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता पर क्या डाला? प्रकाश डाला।
किसने? चार्ल्स मेसन नाम का कोई बंदा था। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सभ्यता पर प्रकाश डाला था। बंदे का नाम था चार्ल्स मेसन, ये ध्यान रखना। अच्छा वापस देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। आई थिंक ये मेरे को मिटा देना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले चरण की ओर। अगला चरण हमारा क्या है कि एक बंदा, एक अंग्रेज अधिकारी आया हुआ था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन सबसे पहले इस चीज के बारे में पता लगाता है कि भारत के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर सभ्यता है, जहां पर एक शहर दबा हुआ है, शायद उसको खोदेंगे तो हमें कुछ जानकारियां मिलेगी। पर जिसने चार्ल्स मेसन ने ये बात अंग्रेजों को कही तो अंग्रेजों ने चार्ल्स मेसन को साफ साफ मना कर दिया और चार्ल्स मेसन जो यहाँ से वापस चला जाता है। और उसके बाद में अंग्रेजों का एक और बंदा आता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम जब भारत आता है तो कनिंघम को पता चलता है कि चार्ल्स मेसन नाम का कोई बंदा था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया था अंग्रेजों के सामने, परंतु अंग्रेजों ने उस व्यक्ति को मना कर दिया था साफ साफ कि हमें जो है उस सभ्यताओं पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना है। फिर चार्ल्स मेसन चले जाने के बाद में बंदा आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा, अलेक्जेंडर कनिंघम सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है हड़प्पा। हड़प्पा शहर का क्या किया? दौरा किया, सर्वे किया। हड़प्पा क्या सर्वे किया। बंदे का क्या नाम है? सर्वे किया। अलेक्जेंडर कनिंघम। और कनिंघम को पता चलता है कि चार्ल्स मेसन यहाँ पर सभ्यता देखता है और अलेक्जेंडर यहाँ पर उस सभ्यता का सर्वे भी करता है। सर्वे करके अलेक्जेंडर कनिंघम वापस अंग्रेजों को कहता है सेम की सेम बातें जिसने जो बातें चार्ल्स मेसन ने कही थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम अंग्रेजों को जाके कहता है कि भारत के अंदर एक सभ्यता है तो क्यों नहीं उसका जो है वो और खुदाई करी जाए, देखा जाए क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ पुरानी चीजें, पुरानी बातों की जानकारी मिलेगी। बट अंग्रेजों ने भी साफ साफ अलेक्जेंडर कनिंघम को भी मना कर दिया था कि नहीं। जब उसके बाद में भारत के अंदर अंग्रेजों द्वारा रेल का विकसित किया गया था। बहुत अब की बात है, मतलब आधुनिक की बातें हैं। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज है क्या। हमें 1751 18वीं शताब्दी तक नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ है कि नहीं है। वो तो अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स मेसन नाम का कोई व्यक्ति आता है, वो उसको पता चलता है। चार्ल्स मेसन आता है, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वे भी किया था। उसके अंदर रेलवे लाइन जो भारत के अंदर बिछाई जा रही थी और जिसके अंदर दो बंधु थे, दो भाई थे, जिसका नाम था जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। क्या नाम था? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। अच्छा, दोनों भाई जब यहाँ का सर्वे करते हैं, कहाँ का सर्वे नहीं करते एक्चुअली के अंदर वो रेलवे लाइन बिछा रहे होते हैं। तो जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे होते हैं तब रेलवे के अंदर पटरियां बिछाने के लिए ईंटों का यूज किया जाता है। और वो दोनों भाइयों ने जब उस गांव के अंदर कहा कि भी हमें ईंटों की आवश्यकता है और थोड़ी दूर जाने पर गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी ईंटें निकल रही है, तो उन दोनों ने अनजाने के अंदर वो वाली ईंटें उठा के अपने पटरियों के अंदर जहां पर ईंटों का उपयोग हो रहा था वहां लगा ली। तो अनजाने के अंदर किन दो व्यक्तियों ने ईंटों का प्रयोग किया? तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। जॉन बर्टन तथा विलियम बर्टन। क्या नाम है? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। लाहौर से कराची। अच्छा, दोनों के दोनों जगह कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। उस वाले टाइम पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो जॉन बर्टन था, विलियम बर्टन ने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाते समय अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का क्या कर लिया? ईंटों का प्रयोग किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को इस बात का पता चलता है कि मेरा शक सही निकला। एग्जैक्टली लाहौर से कराची दोनों पाकिस्तान के अंदर जगह है। अलेक्जेंडर कनिंघम को लगता है, पहले लगा था। अच्छा, अब उसके बाद जॉन बर्टन, विलियम बर्टन लाहौर से कराची के अंदर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ईंटों का यूज हुआ। दूसरे दिन सभी को पता चल चुका था कि भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने या फिर
चार्ल्स मेसन ने जो जगह बताई थी उस जगह पर खूब सारे ईंटें निकली। क्या निकली? ईंटें निकली है, और वो ईंटें किसी ना किसी सभ्यता को इंगित कर रही है। तो सभी अंग्रेजों का ध्यान उस जगह पे गया। एग्जैक्टली ये बात और चार्ल्स में और अलेक्जेंडर कनिंघम को वापस पता चलती है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वापस आता है और वापस दोबारा सर्वे करता है। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दूसरी बार सर्वे किया। दूसरी बार क्या किया था? सर्वे किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कहाँ किया? हड़प्पा का किया। क्यों किया? क्योंकि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नाम के दो भाई थे जो लाहौर से कराची के मंदिर रेलवे लाइन बिछाते टाइम वहां पर ईंटें निकली थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दूसरी बार सर्वे किया। कब किया था? तो ये किया था 1856 के अंदर। कब किया था? 1856। पर अब अगली बात अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ये है कि 1861 में क्या हो जाता है? एएसआई की स्थापना हो जाती है। एएसआई की स्थापना, एएसआई क्या है? तो खुदाई वाला है। क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग, एक अलग से विभाग बना दिया जाना चाहिए। भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसे हम कहते हैं एएसआई। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारत में पुरातत्व विभाग की क्या करवाई गई थी? स्थापना करवाई गई या स्थापना की गई। अच्छा, किसके प्रयासों से? वापस अगर हम देखें कि 1826 के अंदर अपना बंदा आता है और जॉन और चार्ल्स मेसन, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम इस जगह का सर्वे करता है। चार्ल्स और मेसन और अपने जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाते टाइम अनजाने में हड़प्पा के ईंटों का प्रयोग कर लिया। और उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे करता है। 1856 के अंदर। 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारत के अंदर एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। एक ऐसा विभाग है, इस विभाग के अकॉर्डिंग जहां पर भी लगे कि यहाँ पर कोई सभ्यता वगैरह निकाली जा सकती है तो उसकी खुदाई जो है वो उत्खनन जो है या खुदाई जो है वो प्रारंभ की जा सकती है। तो उस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से की गई। किसने की थी? 1861 के अंदर की थी। उस वाले टाइम भारत का गवर्नर था तो वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का क्या था? गवर्नर। और गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल कब था? 1861 के अंदर। भारत उस लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या होता है? 1861 के बाद में फिर टाइम बदलता गया। 1800 आता है। अब 1921 आता है। क्या आता है? 1921। इसका मैं एक बार इरेज कर देता हूं। 1921 में 1921 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। अच्छा, नाम बोलो सारे। सन जो 1921 में नाम बोल के देखो यार। 1921 में सर जॉन मार्शल ने 1921 में सर जॉन मार्शल ने किसकी स्थापना के लिए? तो अपने और दयाराम साहनी को किसके लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन के लिए क्या किया था? नियुक्त किया था।
किसको किया था? तो बंदे का नाम था अपने दयाराम साहनी। क्या नाम था बंदे का? दयाराम साहनी। अच्छा, दयाराम साहनी को सर जॉन मार्शल ने अपॉइंट किया था। किसके लिए? तो 1921 के अंदर सर जॉन मार्शल को दयाराम साहनी को सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के लिए नियुक्त किया गया था। अच्छा, अगला साल आता है 1922। कौन सा आता है? 1922 में सर जॉन मार्शल ने इस बार एक दूसरे बंदे को लाएगा जिसका नाम था राखाल दास बनर्जी। क्या नाम था बंदे का? राखाल दास बनर्जी। बनर्जी को। अच्छा, हड़प्पा की सभ्यता की उत्खनन तो करेगा दयाराम साहनी, इसको करवाते हैं मोहनजोदड़ो। क्या है मैं बता देता हूं अभी। मोहनजोदड़ो सभ्यता के उत्खनन के लिए क्या करवा दिया गया? नियुक्त किया। आगे हम पढ़ेंगे, इसको ढंग से पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो को भी किया और मोहनजोदड़ो को भी हम ढंग से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हड़प्पा को भी हम ढंग से पढ़ेंगे कि भी क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो भी हम एकदम डिटेल से बारीकी से जानेंगे। उससे पहले अगर मैं आपको एक बार बता दूं कि एक जगह है दो, एक का नाम है मोहनजोदड़ो, एक का नाम है हड़प्पा। कहाँ है जगह? पाकिस्तान के अंदर है। हम अभी आज ही चालू कर देंगे हड़प्पा, तो उस वाले टाइम हड़प्पा की और बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या है, कहाँ से और क्या क्या कुछ मिला, तो वो सब डिटेल जो उसके बारे में जाने। एक बार वापस देख लो हम क्या पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री सिलेबस क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री का, फिर प्राचीन भारत का इतिहास का। सबसे पहले अपने हैं और सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर हड़प्पा काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। अच्छा, 9 टॉपिक है और 9 टॉपिक को हम और महाजनपद काल बीच में सॉरी रह गया। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर हड़प्पा काल, उसके बाद में और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीन सभ्यता अपने मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दूसरी खासियत बात, यह एक नगरी या फिर शहरी सभ्यता है। तीसरी बात, 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता के लिए क्या किया था और इसके लिए पता लगाया था। और अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस सभ्यता का क्या किया था? सर्वे किया था। अपने चार्ल्स मेसन और क्या नाम क्या उसका, और बटन बंधु, जिनका क्या नाम था, और चार्ल्स विलियम बटन, और जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे लाहौर से लेके कराची के मंदिर, और उन रेलवे लाइन बिछाते टाइम उन्होंने हड़प्पा की ईंटों का क्या कर लिया था? प्रयोग कर लिया था। और प्रयोग करने के बाद में अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि 1856 के अंदर दोबारा जाता है, 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंगम जो की सहायता से भारत के अंदर ASI भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है 1861 के बाद में। उसके बाद में जो है वो, और जो उस वाले टाइम भारत का जो गवर्नर था उसका नाम था चार्ल्स और जॉन बटन, सॉरी लॉर्ड कैनिंग, बंदे क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, कैनिंग के टाइम भारत के अंदर ASI की स्थापना की जाती है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था कि भाई 1921 में सर जॉन मार्शल ने और हड़प्पा सभ्यता जो है उसके उत्खनन के लिए, हड़प्पा सभ्यता उत्खनन के लिए और दयाराम साहनी को अपॉइंट किया गया था। 1922 के अंदर राखाल दास बनर्जी को और मोहनजोदड़ो सभ्यता के उत्खनन के लिए और दयाराम राखाल दास बनर्जी को अपॉइंट किया गया था 1922 को। और किसको किया गया था? राखाल दास बनर्जी। किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। अब हम क्या पढ़ते हैं? सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की 1924 में घोषणा कर दी थी। बंदे ने क्या कर दी थी? घोषणा की थी। कहाँ की थी? तो लंदन में जाके घोषणा की थी कि भारत के अंदर एक प्राचीनतम सभ्यता मिली है। इस बात की घोषणा कोई कर देता है, वो कौन कर देता है? सर जॉन मार्शल। कहाँ कर देता है? इंग्लैंड के अंदर कर देता है। कहाँ कर देता है? इंग्लैंड के अंदर।
अच्छा, अपने इतिहासकार में इतिहासकार पिगट, क्या नाम बंदे का? इतिहासकार पिगट, नाम बोलो सा, इतिहासकार पिगट। पिगट के अनुसार, पिगट ने एक बात कही है, क्या कही है कि एक तो मोहनजोदड़ो, पिगट ने कहा कि एक तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? जुड़वा राजधानी। क्या है? जुड़वा राजधानी है। किसने कही ये बात है? तो अपने इतिहासकार पिगट ने कही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी है, एक का नाम है अपने और मोहनजोदड़ो और दूसरे का नाम है अपने हड़प्पा। एक का नाम है सिंधु और एक का नाम है मोहनजोदड़ो, दूसरे का नाम है हड़प्पा। दोनों क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, नहीं राजधानी थी, दो शहर हुआ करते थे। अच्छा, 21वें सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए अपॉइंट किया था। 1922 में मार्शल ने रखादास बनर्जी को अपॉइंट किया था। 1924 को सर जॉन मार्शल ने ब्रिटेन के अंदर संसद के अंदर घोषणा करवा दी थी कि भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की हम क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। और इतिहासकार है अपने हिस्टोरियन पिगट। पिगट कहता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानियां? जुड़वा राजधानियां हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं अगले चरण की ओर बढ़ते हैं हम। अगला चरण हमारा ये है कि इस सभ्यता को क्या क्या कहा जाता है? इस सभ्यता को सैंथव सभ्यता, अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। किस सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को। पिगट क्या कहता है? पिगट कहता है दोनों राजधानी जुड़वा है। कौन सी राजधानी है? जुड़वा राजधानी। तो सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आप आगे बढ़ते हैं कि अब हम जानते हैं कि इसका विस्तार कितना है। ये एक बात मैं मिटा दूं, देखो विस्तार मैं बताऊं तो उससे पहले मैं आपको देखो तीन चीजें बता दूं। सबसे पहले इसका विस्तार कितना है। विस्तार की बात करें तो सबसे पहली बात यह है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। प्राचीन नहीं है, सबसे बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। दूसरी बात, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है और यह इसका विस्तार या फिर इसका विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। किसका विस्तार? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है। ऐसे बड़ी पुरानी मेसोपोटामिया है और सबसे पुरानियों में से एक अपने सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर क्या है? विस्तृत है। और यह सभ्यता यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? देखो अभी तक सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो बाकी किसी मेटल से अनजान है। एकमात्र धातु जिसको जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिर्फ कांस्य को जानते हैं। किसको जानते हैं? कांस्य को। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और बताऊं, अच्छा अब हम इसका विस्तार जानते हैं कि क्या क्या विस्तार है, कहां का विस्तार है।
विश्व की सबसे बड़ी है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। अब देखो इसका विस्तार देखें उत्तर से दक्षिण की। उत्तर के अंदर हमारे, मैं डायग्राम बना के बता दूंगा। अच्छा एक काम करता हूं फिर, ये देख लीजिए मांडा जगह अपने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर, और वहां पर एक नदी जिसका नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। महाराष्ट्र इधर यूपी के अंदर, और इधर है अपने बलूचिस्तान। महाराष्ट्र के अंदर जगह है दाइमाबाद, और यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है परवरा नदी। कौन सी नदी है? परवरा नदी। तो ऊपरी पर जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी, महाराष्ट्र में दाइमाबाद, परवरा नदी। इधर यूपी के अंदर एक जगह है आलमगीरपुर, जगह का नाम है आलमगीरपुर, और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन। अच्छा हिंडन नदी कहाँ है? आलमगीरपुर जगह। आलमगीरपुर जगह कहाँ है? यूपी के अंदर। परवरा नदी कहाँ है? दाइमाबाद के अंदर। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। चिनाब नदी कहाँ है? मांडा में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर एक जगह जिसका नाम है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है दास्क नदी। क्या नाम है? दास्क नदी। अच्छा उससे पहले एक बार आपको और बात बता दूं, पहले ये देख लो आप अपने। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसका विस्तृत, जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह जिसका नाम है मांडा। जम्मू कश्मीर, जहां पर नदी बह रही है चिनाब नदी। महाराष्ट्र में एक जगह जिसका नाम है दाइमाबाद, नोट दाइमाबाद। दाइमाबाद के अंदर एक और नदी बहती है जिसका नाम है परवरा नदी। इधर उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर की एक जगह जिसका नाम है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। यहां तक इधर इसका विस्तृत है। और इधर पश्चिम के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अंदर जगह कौन सी है? सुतकांगेडोर। कौन सी नदी बह रही है? दास्क नदी। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, उत्तर अपने भारत के अंदर ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। ये वाली पूर्व है, ये वाली पश्चिम, और ये वाली अपने दक्षिण। तो कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं। इंडिया के मैप में देखना आप, मैप के अंदर इस नदी को, अगर इस सभ्यता को हम देखें तो उत्तर में कहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मांडा, जहां से पर एक नदी बह रही है जिसका नाम है चिनाब नदी। कौन सी रिवर है? चिनाब रिवर है। अच्छा और इधर अपने नॉर्थ के अंदर ये है। साउथ के अंदर कौन सी है? तो महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम है और आलमगीरपुर, सॉरी दाइमाबाद। कौन सी जगह है? दाइमाबाद। वहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का क्या नाम है? परवरा नदी। पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। कौन सी जगह? आलमगीरपुर। नदी कौन सी बह रही है? नदी बह रही है अपने और हिंडन नदी। इधर पश्चिम के अंदर बलूचिस्तान के अंदर सुतकांगेडोर नाम की जगह है जहां पर नदी बह रही है, इसका नाम है दास्क नदी। कौन सी नदी? तो देख लो ऊपरी पर कौन सी नदी है? चिनाब नदी। इधर अपने परवरा नदी और हिंडन नदी और दास्क नदी। नाम याद रह गए होंगे? नहीं याद ना, नाम याद रहेंगे। चिनाब नदी, और इधर अपने परवरा नदी, हिंडन नदी और दास्क नदी। ठीक है। जगह कौन कौन सी? तो एक बार जगह भी हम देख लें तो ऊपर उधर और मांडा कश्मीर, मांडा जो कश्मीर, चिनाब नदी, दाइमाबाद परवरा यूपी के अंदर जगह, सॉरी महाराष्ट्र के अंदर जगह, आलमगीर यूपी, हिंडन नदी, और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान के अंदर एक जगह जहां पर एक नदी बह रही है, और उस वाली नदी का क्या नाम है अपने? उस वाली नदी का क्या नाम है अपने? उस वाली नदी का नाम है अपने दास्क नदी। अब हम इसको समझते हैं मैप में कि कहाँ का इसका विस्तार है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र सभ्यता है जिसका विस्तार 3 देशों में है। कितने देशों में? 3। भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान के अंदर है।
ये अपना भारत है। उस वाले टाइम भारत से पाकिस्तान अलग नहीं था, तो हमें ये भी बना लेना चाहिए ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इस सभ्यता का विस्तार जो कहां कहां से है। ऊपर ऊपर आता था अपने लद्दाख, नीचे वाला कौन सा अपने जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये सभ्यता जन ऐसे है। मोस्टली ये त्रिकोणीय सभ्यता है। अच्छा, ये सभ्यता अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये वाली जगह है, अच्छा आपको जो मैंने जगह बताई थी इसका थोड़ा और एक्सटेंशन कर देना। तो यहाँ पे अपने गुजराती पर यहाँ तक आए। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी जगह है? मांडा। सॉरी, जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी नदी? चेनाब। साउथ के अंदर महाराष्ट्र, कौन सी नदी? परवरा नदी। जगह कौन सी? दईमाबाद। उत्तर के अंदर इधर पूर्वी साइड अपने जगह है यूपी। यूपी के अंदर नदी कौन सी? जगह कौन सी? जगह तो है अपने आलमगीरपुर। और नदी कौन सी है? परवरा नदी। इधर वाली साइड अपने हो जाएगा हिंडन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? हिंडन रिवर। इधर वाली साइड कौन सा है? तो इधर अपने है बलूचिस्तान। कौन सी जगह? बलूचिस्तान। कहाँ है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, देख लो। और मैं इसको थोड़ा और अगर विस्तारित करूं इसको, तो मतलब भारत के अंदर, जैसे मान लो ये पाकिस्तान है, तो ये थोड़ी सी अपने जो है ना अफगानिस्तान के अंदर भी जारी होती है। जब बलूचिस्तान, जगह कौन सी है? सुतकांगडोर। और यहाँ पर कौन सी रिवर? तुर्तास रिवर। कौन सी नदी है? तो ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर जिसका नाम है हड़प्पा, एक शहर जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। कई सारे शहर मिले हैं यहाँ से, और इन शहरों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका उत्तर के अंदर विस्तार यूपी के अंदर मांडा नाम की जगह, सॉरी जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा नाम की जगह है, जहां से एक नदी बह रही है जिसका नाम है चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब नदी। अच्छा, दूसरा साउथ के अंदर एक जिला, एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम है दईमाबाद, वहां से एक नदी जा रही है परवरा नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विस्तार। अच्छा, पूर्व में विस्तार कहाँ है? तो यूपी तक है। यूपी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के अंदर एक नदी बह रही है जिसका नाम है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। अच्छा, वहां तक इसका विस्तार है। और इधर अपने पश्चिमी साइड जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सुतकांगडोर। सुतकांगडोर नाम की जगह है, और जहां पर एक नदी बह रही है उस नदी का क्या नाम है? दास्ता नदी। कौन, क्या नाम है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये विस्तार है। मोटा मोटी मैप के अंदर मैंने थोड़ा ढंग से नहीं बनाया, बाकी ये देखो यूपी इधर साउथ के अंदर तो और यहां तक जाएगी, ऐसे जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी बलूचिस्तान के अंदर भी है। और एकमात्र सभ्यता जो कितने देशों के अंदर है? 3 देशों के अंदर है। कितने देशों में शामिल है? 3 देशों में। तो आज का एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, इसका मैं 2600 से 1700 BC तक इसका 2 टाइम पीरियड है। कई जगह 2350 से 1750 है, बट एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक कोई नहीं पूछने वाला। और इसका जो उत्खनन जो कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। कब से? कार्बन डेटिंग 14 पद्धति है, इसके अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है? तो ऐसे कोई दाने वाने होते हैं तो उससे जांच की जाती है। 10 साल पहले के हैं, 20 साल पहले के, 30 साल पहले के हैं, कुछ भी, तो उसे कार्बन 14 पद्धति कहा जाता है। साइंस एंड टेक में हम और ढंग से डिटेल से पढ़ेंगे। वापस देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि और इतिहासकार जेम्स मील नाम का आदमी जो इतिहास को 3 कालखंड में बांट गए हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? तो टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहला हम सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर हड़प्पा काल,
और उसके बाद में वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। हमने सबसे पहले चालू किया सिंधु घाटी सभ्यता से। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है अपने सिंधु घाटी सभ्यता, और सॉरी मेसोपोटामियन सभ्यता। यह शहरी सभ्यता है जिसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और यह अपने सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था के लिए और जानी जाती है। 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। और नेक्स्ट लाइन, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा नामक सभ्यता का सर्वे किया था, दौरा किया था। और जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उसी टाइम लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उसी टाइम उन्होंने हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग कर दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको इस बात का पता चलता है और दूसरी बार वो जाता है और हड़प्पा का उत्खनन करता है। 1856 के अंदर जाता है। 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारत के अंदर ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। उसके बाद में भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था बंदे का? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत के अंदर ASI की स्थापना होती है। फिर हमने पढ़ा था कि 1921 के अंदर सर जॉन मार्शल ने एक बंदे को सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा, उस हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया था। उस बंदे का क्या नाम था? दयाराम साहनी। 1922 के अंदर सर जॉन मार्शल ने एक बंदे को और अपॉइंट किया था मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन करने के लिए, और उस बंदे का नाम था अपने और राखालदास बनर्जी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि 1924 यानी एक साल रुक के 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और इतिहासकार पिगट इस और सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां बताता है, वो भी जुड़वा। एक का नाम है मोहनजोदड़ो, दूसरे का नाम है हड़प्पा। ये विश्व के सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। कांस्य युगीन सभ्यता है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर ये फैली हुई है। इसके साथ साथ और यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य का इन लोगों को ज्ञान था, इसके अलावा किसी चीज का ज्ञान था नहीं। फिर हमने पढ़ा था कि भाई कांस्य युगीन सभ्यता के ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो उत्तर के अंदर जम्मू कश्मीर में एक जगह जिसका नाम है मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर एक नदी बह रही जिसका नाम है चिनाब नदी। तो साउथ दक्षिण के अंदर एक जगह है महाराष्ट्र में एक जगह जिसका नाम है दईमाबाद में एक नदी बह रही है, उसका नाम है परवरा नदी। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक तो इसका ये विस्तार है। वहीं पूर्व साइड के अंदर एक जगह है यूपी के अंदर एक जगह है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर के अंदर एक नदी बह रही है, उसका नाम है अपने हिंडन नदी तक इसका विस्तार है। पश्चिमी साइड के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अपने बलूचिस्तान के अंदर सुत कांगड़ोर नाम की जगह है, जहां से और नदी बहती है कौन सी? दास का नदी। इतनी बातें पढ़ी। टाइम पीरियड इसका 2600 से 1700 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व दोनों मिलते हैं। नई और पुरानी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग इसकी जांच जो हुई थी वो हुई थी अपने कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के अनुसार। ये तो हुई सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य बातें। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य शहरों को, और सबसे पहले शहर हम कौन सा पढ़ेंगे जो आप सभी सोच रहे हो? हड़प्पा, जिसे इतिहासकार पिगट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा, उसके बाद में पढ़ेंगे हम मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा जिसका उत्खनन किसने किया था मैंने आज ही जिक्र किया है, तो उसका रिप्लाई आप कमेंट में दे सकते हैं चाहो तो, अगर याद रहा तो। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, जहां पर हम करेंगे आंसर राइटिंग, साथ में क्या करेंगे? आंसर राइटिंग भी करेंगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद में आपको पता चलेगा। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको क्लास के अंदर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आपके डाउट का सोल्यूशन जो है वो जरूर किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।